चलिए तो शुरू किया जाए। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग को आगे देखना है। अब हम लोग देखेंगे प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुलिस के बारे में जानेंगे, पुलिस। फिर हम लोग सेना के बारे में देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रमुख चीज सिविल सेवा को देखेंगे। हाल ही में हम लोगों ने सिविल सेवा दिवस मनाया है ना, हाँ, 21 अप्रैल। फिर हम लोग थोड़ा न्यायालय के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब जैसे पुलिस है तो पुलिस उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोई जैसे शुरू में कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं हुआ करता था कि भाई ये दरोगा सी है, यहाँ पुलिस स्टेशन है, ये यहाँ हवलदार है, ये है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। शुरू में क्या था कि जमींदारों को ये अधिकार दे दिया जाता था कि आप अपने क्षेत्र का, कह सकते हैं कि जो पुलिस का जो काम है उन सब मामलों को धीरे धीरे मतलब थोड़ा हैंडल कीजिए। ऐसा शुरुआत में ऐसा था। फिर 1861 में, 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आता है, इंडियन पुलिस एक्ट, ठीक है। तो इंडियन पुलिस एक्ट आता है। फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाते हैं, स्टेशन प्रमुख बनाया जाता है। तो ये सब धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कि पुलिस का जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसे करके इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा ही व्यवस्था बढ़ती गई। तो सेना है, तो सेना एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी स्ट्रिंजर लॉरेंस, स्ट्रिंजर लॉरेंस, लॉरेंस, ठीक है। एक स्ट्रिंजर लॉरेंस हुआ करता था। इसने मतलब जो इंडियन मतलब कह सकते हैं वो ब्रिटिश सेना तो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी या ब्रिटिश की थी जो भी, पर उसमें भारतीय सैनिक भी तो थे, तो उसको हम लोग इंडियन ब्रिटिश इंडियन कह लेते हैं, ब्रिटिश इंडियन सेना। तो ब्रिटिश इंडियन सेना में इसका बहुत बड़ा रोल था। इसने बहुत ज्यादा मतलब संगठित करने का काम किया, ब्रिटिश भारतीय सेना को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन काम करने का काम किया। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको मतलब नोट मतलब कर लीजिएगा, इसका उल्लेख है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर हाँ, क्या है, तो सेना, मैंने ऐसा कब कहा कि इसने सेना की स्थापना की? मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इसने ब्रिटिश इंडियन सेना को बहुत ज्यादा मतलब बहुत इसका ये रोल था, ऐसे कह सकते हैं कि आधुनिक बहुत मतलब ये क्या मॉडर्नाइजेशन किया उसने, मैं ये कह रहा हूँ, संगठित करने का काम किया। हाँ, फिर एक 1857 की क्रांति के बाद एक नील विद्रोह, नील विद्रोह नहीं, नील आयोग आता है, नील आयोग, ठीक है। एक हाँ हाँ ठीक। तो फिर 1857 के बाद, क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हम लोग आगे। 1857 की क्रांति के बाद नील आयोग की अनुशंसा पर सेना का फिर से मतलब पुनर्गठन किया गया, समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि 1857 की क्रांति कोई छोटी क्रांति नहीं थी। उसने देश की ही नहीं मतलब विश्व की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति को मतलब हिला कर रख दिया था इसने, इस क्रांति ने। तो इसके बाद नील आयोग एक गठन हुआ था, इसके बारे में, नील आयोग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
नील आयोग की अनुशंसा के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया। फिर हम लोग अब थोड़ा देख लेते हैं सिविल सेवा। इंक है, चलिए। तो सिविल सेवा है, तो कार्नवालिस को सिविल सेवा का मतलब कह सकते हैं कि जनक माना जाता है। कार्नवालिस को सिविल सेवा और न्यायालय दो चीज में उसका बहुत बड़ा रोल था। हम लोग न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कार्नवालिस का क्या रोल था। तो सिविल सेवा पहले क्या होता था, पहले ऐसा कोई मतलब एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल जैसे होता है तो ऐसे नहीं होता था। शुरू में क्या होता कि उसको हम लोग क्या करते हैं, अनुबंध करते हैं, या हाँ अनुबंध करते हैं, उसको थोड़ा संविदा कर लेते हैं। हाँ, जैसे इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, कोवेनेंट कर लेते हैं, कोवेनेंट। तो अनुदान और संविदा इसके आधार पर नियुक्ति होती थी, पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब इसी ने जैसे आगे चल के जैसे 1793 तक तो ये हाल था। 1800 में जब लॉर्ड वेलेस्ली बना, तो वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में। किस लिए? तो इन सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दिया जाता था शुरू में। हाँ, लेकिन फिर कह सकते हैं कि ये तुरंत ही बंद करना पड़ा फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, तो ये तुरंत बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर ब्रिटेन के एक हिलबरी नामक स्थान पर कह सकते हैं कॉलेज था, एक स्थापना किया गया ईस्ट इंडिया कॉलेज का। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ के बाद वहां सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ट्रेनिंग दिया जाने लगा। इस समय जो 1793 का जो समय है, तो इस समय मतलब भाई वेतन तो कुछ मिलता होगा, कुछ पेमेंट तो मिलता होगा। तो पेमेंट मिलता था 1500 रुपये, 1500 रुपये, और प्लस में क्या मिलता था, तो जितना राजस्व, जैसे आपका जो भी क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में जितना भी राजस्व वसूली हुआ है, आपने किया है, मान लीजिए कि 10 रुपये आपने राजस्व वसूली किया है, तो इस 10 रुपये का 1% जो होगा वो आपको मिलेगा, पेमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि कुल राजस्व वसूली का 1% प्लस 1500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है इन सिविल सेवकों को। ठीक है, तो ये धीरे धीरे शुरुआत। अब सर न्यायालय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कॉर्नवालिस का, तो कॉर्नवालिस का न्यायालय की स्थापना में बहुत ही बड़ा ये रोल है। शुरू में ये क्या किया था कि जैसे दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, तो उनके लिए अलग अलग न्यायालय की स्थापना की थी इसमें। ठीक, अलग अलग, अब वो भी जैसे स्टेट बाय स्टेट, जैसे आज होता है सुप्रीम कोर्ट है, फिर सभी स्टेट में हाई कोर्ट है, फिर सिविल कोर्ट है जिला में, सब जिला में। तो ऐसा ही था, ऐसा ही शुरू में ऐसा ही कॉर्नवालिस व्यवस्था किया था। पहले हुआ करता था पहले प्रांतीय न्यायालय हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद फिर जिला न्यायालय हुआ करता था। इसके नीचे भी एक रजिस्ट्रार ऐसे करके या मुंशी करके, इनका भी एक न्यायालय हुआ करता था। रजिस्ट्रार या मुंशी न्यायालय। ठीक है, तो शुरू में ऐसा था, लेकिन 1861 में 1861 में ना लिख लेते हैं, 1861 में एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि ये सब जो न्यायालय हुआ करते थे, जैसे प्रांतीय न्यायालय है, जिला न्यायालय है, रजिस्ट्रार, तो इन सबको खत्म करके कलकत्ता
मद्रास और बम्बई, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो ये तीन प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट का स्थापना किया गया। इसको खत्म करेंगे, हाई कोर्ट का स्थापना किया गया 1861 में। ठीक है, तो ये हम लोग रूपरेखा संक्षिप्त रूप से देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रमशः लिख लेंगे। चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए प्लीज। प्रशासनिक ढांचा वाली हेडिंग डालिए, शुरुआत की टॉपिक। हाँ प्लीज। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जमींदारों को पुलिस का अधिकार दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, पुलिस का अधिकार दिया गया। कॉर्नवालिस ने पुलिस स्टेशन एवं पुलिस प्रमुख के तौर पर दारोगा की नियुक्ति की। अगला पॉइंट लिखिए, विभिन्न प्रयोगों के बाद 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट पास किया गया। पुलिस एक्ट पास किया गया। ठीक, सेना हेडिंग डालिए, सेना। देखिए, ब्रिटिश भारतीय सेना में ब्रिटिश एवं, मतलब ऐसे कर लेते हैं, अंग्रेज कर लेते हैं, अंग्रेज एवं भारतीय शामिल थे। स्ट्रिंजर लॉरेंस नामक ब्रिटिश भारतीय सेना का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद नील आयोग की अनुशंसा पर सेना का पुनर्गठन किया गया। अगला हेडिंग डालिए, सिविल सेवा। कॉर्नवालिस को, ये पहला पॉइंट, कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का, आधुनिक सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसी में आगे लिखिए, 1793 में प्रसंविदा या अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होती थी। आगे लिखिए, मासिक वेतन के तौर पर 1500 रुपए प्रति माह तथा कुल राजस्व कैसे ऐसे कर सकते हैं, कुल प्राप्त राजस्व का, हाँ ये उनके एरिया में, ऐसा नहीं कि पूरा देश, कुल प्राप्त राजस्व का 1%। आगे लिखिए, दूसरा पॉइंट, कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से अलग किया।
किया। अगला पॉइंट लिखिए, 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, परंतु इसे शीघ्र ही बंद कर दिया गया। तथा 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में लंदन के हेलीबरी नामक स्थान पर, या हेलीबरी में, लंदन के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। लिखिए अगला पॉइंट, 1833 में या 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम में भारतीयों को भारतीयों के साथ, ऐसे कर लीजिए, भारतीयों के साथ भेदभाव न करने का प्रावधान। (1853) में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। जो शुरुआत है, एक ही बात है। लिखिए, सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो भारतीयों में, ऐसे कर लीजिए, भारतीयों में सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस परीक्षा को पास किया। लिखिए, 1878 में सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अगला पॉइंट लिखिए, 1919 के अधिनियम में प्रतियोगिता परीक्षा भारत में कराए जाने का प्रावधान। इसी में आगे लिखे, एवं 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम इलाहाबाद में परीक्षा का आयोजन। आगे लिखिए, 1924 में ली आयोग की अनुशंसा पर सिविल सेवा में आधे मात्रा में भारतीयों को लेने की मांग। ठीक। अच्छा, अब एक हेडिंग डालिए, लिखिए, सिविल सेवा सेना एवं
पुलिस। लिखिए, विश्लेषण के तौर पर पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, विश्लेषण। साम्राज्यवादी विद्वानों का यह दावा है कि भारत में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव ब्रिटिश सरकार ने रखी थी। आगे लिखें, सिविल सेवा, पुलिस, सेना, न्यायपालिका जैसे संस्थाओं की शुरुआत की गई थी या की गई। अगला पॉइंट लिखें, यह दावा बहुत हद तक सही है, परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसे इन संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करना था। ठीक है, वो ऐसा बात थोड़ी है कि वो भारत के लिए समाज कल्याण की अवधारणा जैसी कोई सोच रखते थे कि नहीं भाई भारत को तो हम बहुत बढ़िया करेंगे, यहाँ के समाज के लिए भला करेंगे। ऐसा कोई सोचता नहीं उनका। वो तो औपनिवेशिक लोग थे, उनका स्वार्थ था सब चीज़ों में। आगे लिखिए, सेना के द्वारा विद्रोहों का दमन, साम्राज्य विस्तार, भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा तथा ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए वह एशिया तथा यूरोप के विभिन्न युद्धों में इस सेना का उपयोग किया जाता था। आगे लिखिए, वहीं पुलिस के द्वारा भारत में कानून व्यवस्था सामाजिक विद्रोह का दमन, शोषक वर्गों को संरक्षण जैसे अन्य कार्य किए गए। आगे लिखिए, इसी में सिविल सेवकों के द्वारा राजस्व वसूली के साथ साथ अन्य प्रशासनिक गतिविधियों का निर्वहन किया गया।
किया गया। अगला पॉइंट लिखिए, इतना ही नहीं, प्रशासन के सभी उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं रखा गया। भारतीयों को नहीं रखा गया। जैसे 1773 में, नहीं 1793, हाँ 1793 में यह प्रावधान, मतलब प्रावधान क्या बोलेंगे इसको, नियम बोल लेते हैं। यह नियम बड़ा ही प्रचलित हुआ कि 500 पाउंड, 500 पाउंड से 500 पाउंड वार्षिक आय से अधिक वेतन से संबंधित पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न की जाए। न की जाए। अगला पॉइंट लिखिए, हालांकि ब्रिटिश सरकार की कार्यनीति के पश्चात के बावजूद शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं विकास प्रेस की भूमिका जैसे कार्यों से प्रशासनिक संस्थाओं में भी राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब एक न्यायालय बच गया है, इसको हम लोग कल देख लेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार कैसे हो रहा है, क्या रोल है। ठीक है, चलिए।